2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी टैलेंट की बात कर रहे हैं और भारत में क्रिकेट के मैदान पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर उस मैदान, हर स्कूल और हर गांव में छिपे टैलेंट को खोजने का बड़ा मिशन शुरू करने का ऐलान किया है, जो आने वाले वक्त में भारत का नाम ओलंपिक्स के पोडियम तक पहुंचा सकते हैं। 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में स्पोर्टिंग टैलेंट की तलाश होगी, यानी जिस बच्चे में आज दौड़ने की असाधारण क्षमता है, जिसकी जंपिंग बाकी बच्चों से बेहतर है, जिसकी ताकत या स्टैमिना या रिफ्लेक्सेस अलग हैं, उसे पहचानने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ओलंपिक्स चैंपियन एक दिन में नहीं बनता, उसकी तैयारी बचपन से शुरू होती है। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट को ग्रास रूट लेवल पर पहचानने की कोशिश अब शुरू हो रही है। सरकार पहले से कीर्ति यानी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चला रही है, जिसके जरिए कम उम्र में स्पोर्टिंग पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने और उसे आगे की ट्रेनिंग से जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री की नई घोषणा के साथ इस तरह की टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को देश भर में और बड़े स्केल पर ले जाने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य साफ है, 2036 तक भारत को एक ऐसी स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाना जहां सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, आर्चरी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और ऐसे तमाम ओलंपिक स्पोर्ट्स में भारत के पास वर्ल्ड क्लास एथलीट की पूरी पाइपलाइन तैयार हो। आज ओलंपिक्स में करीब 40 स्पोर्ट्स और सैकड़ों इवेंट्स होते हैं, लेकिन भारत अभी भी कई डिसिप्लिन्स में या तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाता या हमारी मौजूदगी बेहद सीमित है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत को ओलंपिक मेडल कितने मिलेंगे, सवाल यह है कि क्या भारत अब उन बच्चों को खोज पाएगा जिनके अंदर ओलंपिक चैंपियन बनने की क्षमता तो है, लेकिन उन्हें अभी तक खुद नहीं पता कि उनका असली खेल कौन सा है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अगले 10 साल में टैलेंट हंट से लेकर वर्ल्ड क्लास कोचिंग, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस और इंटरनेशनल एक्सपोजर तक भारत ऐसा पूरा इकोसिस्टम तैयार कर पाएगा जो एक छोटे से गांव के बच्चे को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचा सके। क्योंकि 2036 का ओलंपिक सपना आज के बच्चों की आंखों में पल रहा है और आज हम बात करेंगे उसी बड़े सपने की, भारत के ओलंपिक टैलेंट हंट की, भारत की अगली स्पोर्टिंग जनरेशन की और उस रोड मैप की जो तय करेगा कि 2036 में तिरंगा कितनी बार ओलंपिक पोडियम पर लहराएगा। और इस पूरी बातचीत के लिए आज हमने आमंत्रित किया है देश के 2 सुपर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मलय नीरज साहब और अयाज मेमन जी को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बड़ा विषय है, बड़ा ऐलान है, उम्मीदें बहुत जगेंगी और इस पर आप दोनों से बेहतर कोई क्या अपनी राय रख पाएगा जिन्होंने देश के खेलों को ताउम्र देखा है। तो मलय नीरज साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री का ये ऐलान तो आ गया, मैंने जिक्र भी किया कि इस तरह का एक प्रोग्राम ऑलरेडी है, लेकिन जिस लेवल पे वो बात कर रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं, क्या उसका ऐलान हो जाना और उसके करने के बीच का अंतर कितना बड़ा है? अभी हम कहां खड़े हैं? अयाज भाई को पहले तो मैं आदाब करता हूं, उसके बाद विपिन जी, देखिए जो सवाल आपने आज उठाया है ना, वो सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की पहचान और टैलेंट हंट का कार्यक्रम खेलो इंडिया से ही शुरू हुआ है। सन 1982 में जब एशियाई खेल हुए थे, उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत में खेलों में नई जान डालने की कोशिश की गई और
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक खास कार्यक्रम था टैलेंट सर्च प्रोग्राम, जिसमें कि यही उनका उद्देश्य था कि बचपन से ही बच्चों को खेलों के लिए पहचानना कि उनमें कितना पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है और वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर खुले, जगह जगह टैलेंट सर्च सेंटर्स खुले, गांव देहात में भी खुले, लेकिन वो जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। इसके बाद फिर से भारत में हम बात करते रहे कि इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, खेलों की संस्कृति नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो इसमें एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया। उन्होंने खेलों के को एक राष्ट्रीय संस्कृति के साथ बांधने की कोशिश की और यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि लोगों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना और मेडल पाने के लिए उनको तैयार करना, ये दोनों दो बातें हैं। खेलो इंडिया से लोग मेडल के मंच तक पहुंचे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि हम कब पहचान कर सकते हैं, किस तरह से उनकी पहचान होनी चाहिए, पहचान होने के बाद ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। तो मैं अपने वक्तव्य को ये कहकर खत्म करूंगा कि 1984 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में चाइना के पास सिर्फ एक स्वर्ण पदक थे और उसके बाद 300 स्वर्ण पदक चाइना के नाम, चीन के नाम लिखे जा चुके हैं। वो कब करते हैं पहचान? 3 वर्ष से 5 वर्ष की आयु के बीच। उन्होंने सोवियत यूनियन, सोवियत संघ का जो एक मॉडल था उसको उन्होंने इंस्पिरेशनल मॉडल, उसी से उन्होंने प्रेरणा पाकर इस तरह का काम शुरू किया। तो टैलेंट सर्च कीजिए, हंट कीजिए और उसके बाद उसको ग्रूम कीजिए, उसको तराशिए, प्रतिभा को तराशिए और तराश कर तैयार कीजिए। और उसके बाद 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स में खेल हो रहे थे तो न जाने कितनी बार झंडा ऊपर गया और चीन का राष्ट्रगान बजा। मैं वहां था उस वक्त और मैंने देखा अपनी आंखों से कि किस प्रकार से चीन ने तरक्की की है। हालांकि हमारे भारत के खिलाड़ियों ने भी उसमें विजेंद्र ने, सुशील ने पदक जीते, लेकिन वहां से लेकर और आज तक 18 साल बीत गए हैं, अभी हम उस तरह से प्रगति नहीं कर पाए हैं और इसका मुख्य कारण यही है कि हमने प्रतिभा को तराशने का काम उस तरह से नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने सही बात की है और इस बात को कहां तक लेकर जाते हैं और कहां अमल कर पाते हैं ये देखना होगा। राइट। अयाज सर, तो चीन का एग्जाम्पल जहन में सबसे पहले आता है, जो लेटेस्ट हमें याद है कि भाई चीन ने कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखें, चाहे फुटबॉल में भी इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ देशों के नाम सुनते हैं कि उन्होंने एक बहुत लंबा प्रोग्राम चलाया, टैलेंट आइडेंटिफाई किए और बहुत सफलता हासिल की। ओलंपिक्स एक कहानी है, भारत में एक हद तक क्रिकेट में उसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब हमें अब ओलंपिक्स के लिए करना है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन है, तो किस सिरे को पकड़ना होगा? क्या आपके पास टैलेंट की कमी है या टैलेंट तो बहुत है लेकिन आइडेंटिफाई करने का कोई सिस्टम नहीं है? दूसरी बात, उस सिस्टम को बनाने के लिए क्या बहुत सारे पैसे चाहिएंगे? इतनी फंडिंग, मतलब उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या वो मनी है, या फिर उस इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए? अभी उतने लोग भारत में हैं कि नहीं है, आपको विदेशों से बुलाने पड़ेंगे? मतलब कहाँ से आप शुरुआत करेंगे इस चीज की? देखिए विपिन, आपने बहुत से सवाल खड़े कर दिए और उसमें मेरे ख्याल से वाजिब सवाल है। इसमें कोई जो है नाजायज सवाल नहीं है कि इररिलेवेंट सवाल नहीं है। और मैं मलय साहब जो बात कर रहे थे उसको थोड़ा आगे ले जाऊंगा कि तुलना जो चाइना से हुई वो बिल्कुल सही है और इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि तकरीबन उसी वक्त चाइना भी डेवलप हुआ, उसके तुरंत बाद इंडिया भी जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ। अब 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि स्पोर्टिंग नेशन बनने के लिए हमारे पास 3 मॉडल मोटा है। एक तो है चाइनीज मॉडल, जहां पर स्टेट जो है, कंट्री जो है, गवर्नमेंट जो है, वो पूरा डेवलपमेंट का एजेंडा खुद अपने आप पे ले लेती है, जैसा चाइना ने किया है और बहुत सफल तरह से उनका एक आप देखते हैं कि सफलता कितनी मिली है। दूसरा मॉडल ये है अमेरिका का, जहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही नहीं है। जितने भी स्पोर्ट्स है वो अपने आप पे चलते हैं। जो फेडरेशंस हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने स्पोर्ट को आप डेवलप करें और एथलीट्स के लिए आप किस तरह से रिसोर्सेज पैदा करेंगे, पैसे लेके आएंगे, किस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, क्या ट्रेनिंग देंगे वगैरह वगैरह, वो एसोसिएशंस की जिम्मेदारी बन जाती है। और तीसरा मॉडल है मिक्स्ड मॉडल, जहां पर गवर्नमेंट भी उसमें हिस्सेदार है,
प्राइवेट एंटरप्राइज भी हिस्सेदार है, जिसमें बहुत सी कंट्रीज है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है और काफी हद तक इंडिया भी है। अब मुझे लगता है कि इंडिया के लिए, जहां तक भारत का सवाल है, दो पहलू जो मेरे सामने आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो जिसपे मलय भाई ने एक फोकस रखा है कि प्रतिभा जब आप देखते हैं तो आप किस तरह से टैलेंट हंट करते हैं और किस तरह से टैलेंट नर्चर करते हैं, किस तरह से आप उनको जो पौधे मिलते हैं आपको उसको झाड़ किस तरह से बनाते हैं। मुझे लगता है कि टैलेंट हंट, टैलेंट स्पॉटिंग में फेडरेशन का बहुत बड़ा काम है, लेकिन जूनियर एज ग्रुप पे जो कोचिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर वहां पर कोचिंग सही नहीं मिली तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। पर यहाँ पर मुझे याद आ रहा है वीरेंद्र रस्किना जो हॉकी के कैप्टन रह चुके हैं इंडिया के, बहुत ही बड़े जबरदस्त डीप एनालिसिस करते हैं। उनका मानना यह है कि हॉकी की बात करते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू कोच द कोचेस, क्योंकि जो कोचिंग सिस्टम है इंडिया में जूनियर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, वहां पर जो है कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है और इस वजह से बहुत सी बैड हैबिट्स, गलत हैबिट जो है वो आ जाती है, जिसको आपको सॉर्ट आउट कर लिया, जो स्त्री मारनी पड़ती है, रिंकल्स आयरन आउट करने पड़ते हैं, उसमें आपका पूरा वक्त जाया हो जाता है। जब तक आप वो कर पाते हैं तो प्लेयर्स जो है वो 20, 22, 25 साल के हो गए, देन दे आर पास्ट इट। दूसरा ये है जो फेडरेशंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस हद तक वो निभाते हैं सही तरीके से। और यहाँ पर मेरा मानना ये है कि इंडिया में स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है बहुत ही मैं बहुत सख्त वर्ड यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत से स्पोर्ट्स में मुजरिम रहे हैं। ये नहीं है कि गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, ग्रांट नहीं दे रही। टॉप स्कीम है द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि हम पैसे देंगे। आप जो अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने कहा, इसमें पैसे की बात नहीं, जो जरूरत है वो मिलेगा। लेकिन आपके फेडरेशन जो है अगर इतने पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं हॉकी में, फुटबॉल में, टेबल टेनिस में हाल ही में, जहां पर सस्पेंड हो गई है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, और खास करके अगर आप देखें सबसे बड़ा उदाहरण तो है रेसलिंग का, जहां पर इतना तनाव है बिटवीन एथलीट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो आप ऐसे माहौल में किस तरह से चैंपियंस प्रोड्यूस करेंगे? चैंपियंस प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक एडवांटेज है। 140 करोड़ में आपका अगर पिरामिड का बेस जो है बड़ा हो तो आपको एलीट लेवल एथलीट्स पिरामिड के टॉप पे मिलेंगे। लेकिन अगर पिरामिड के बेस में ही आपके फटे चल रहे हैं तो फिर टॉप पे एलीट एथलीट जो आएंगे वो उस लेवल के नहीं होंगे जो इंटरनेशनली compete कर सकते हैं। और ये आपने बिल्कुल जो प्रेमिस रखा है अपने इस डिबेट का वो बिल्कुल सही है। आपके पास 10 साल है, 2036 में अगर समझो इंडिया को मिल जाता है ओलंपिक्स और पूरी कोशिश लगी हुई है गवर्नमेंट की, देन आप हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज एज अ होस्ट कंट्री आप जहां पर क्वालिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है, क्योंकि आप बहुत से डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड इतना हल्का हो तो फिर वो एम्बैरेसमेंट भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें, एक जो इरादा है गवर्नमेंट का उसको किस तरह से एक्शन प्लान से ट्रांसलेट करना है कि आप 10 साल में अपना टारगेट रीच करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए खास करके। और मैं कहता हूँ एज अ सोसाइटी एट लार्ज, अगर हम खुद चाहते हैं, सब चाहते हैं। एक और मैं और ऐड कर दूं कि महिलाओं पे बहुत फोकस होना चाहिए। अभी भी अगर आप देखें तो हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें उनका कम से कम आधा हिस्सा तो है ही रिजल्ट्स में जीतने का, बल्कि ज्यादा है। चाइना की हम बात करते हैं तो उनके मेडल्स अगर आप देख लें ओलंपिक्स में, दे आर मैचिंग अमेरिका, और जहां तक टोटल मेडल्स टैली है उसमें लगभग 50% या ज्यादा हिस्सा जो है महिलाओं का है। अगर हमारे यहाँ पर आप सोसाइटल रीजंस के लिए, कुछ ऐसी वजह के लिए आप महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं या उनको बाहर रख देते हैं स्पोर्ट से, तो आप स्पोर्टिंग नेशन नहीं बन सकते। नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनालिसिस बाय बोथ ऑफ यू, मलय सर और अयाज सर। सेगमेंट, ये कार्यक्रम का ये सेगमेंट थोड़ा लंबा गया, एक सवाल मैं आपसे ले पाया, लेकिन जो रूट कॉज है उसी को पकड़ना था और आप दोनों ने बहुत खूबसूरती से उस पर उंगली रखी कि अगर हमें वो लक्ष्य अचीव करना है तो क्या आज की तारीख में हम हैं और कहाँ हमको जाना होगा। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ यहाँ पे, नहीं तो ब्रेक के उस पार फिर ज़्यादा चीज़ें नहीं बचेगी, लेकिन कुछ मूलभूत प्रश्न अभी भी रहेंगे कि ये सब करने के लिए क्या हमारी जो व्यवस्था जिसमें अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसको पहले क्लीन करना होगा, या फिर एक नई व्यवस्था को नए सिरे से खड़ा करना होगा। पैसों का प्रबंधन कैसे होगा,
टैलेंट के लिए जैसे फेडरेशंस की बात हो रही है उसमें अयाज सर और मले सर जैसे एक्सपर्ट या फिर स्पोर्टिंग जो एक्चुअल जो खिलाड़ी हैं उनको लाना होगा, कैसे होगा और जहां हुआ है वहां कैसे हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आते हैं और कुछ अहम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। ओलंपिक 2036 और टैलेंट की तलाश, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया ऐलान कि अब 2036 के ओलंपिक्स के लिए भारत में टैलेंट हंट चलेगा और 5 से 15 साल के बच्चों को उसी वक्त पहचाना जाएगा, नर्चर किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उन प्रतिस्पर्धाओं में भी भारत उतरेगा जहां आज तक उसने कदम नहीं रखा और मेडल्स लेकर आएगा। ब्रेक से पहले काफी डिटेल और गहरी बातचीत हुई। अब दोनों मेहमानों से, अब चूंकि इस सेगमेंट में सर समय कम रहेगा, रैपिड फायर जैसा करते हैं, जरूरत लगी तो एपिसोड नंबर 2 करेंगे उसके लिए आगे। मलय सर, एक जो सवाल उठा अयाज सर की बातचीत में वो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। क्या अभी देखिए 2 हिस्सा है, क्या करना है ये तो एक बात है, लेकिन क्या गलत है उसे भी ठीक करना होगा। हमारी जो फेडरेशंस हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स बॉडी हैं, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स घुसा हुआ है। मतलब उसमें वो लोग बैठे हैं, हेड करते हैं जिनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले तो इस चीज को ठीक करना होगा। ये बहुत पुरानी कहानी है और ये बार बार जख्म भरा नहीं है, बार बार ये उभर कर सामने आता है और इसको ठीक करने की जरूरत है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। और यहीं पर मैं ये भी जोड़ दूं कि जो अयाज भाई ने बात की है मॉडल अपनाने की, देखिए लक्ष्मी नारायण मित्तल ने चैंपियंस ट्रस्ट में 2005 में रुपया लगाया, 2014 में बाहर चले गए वो। उसके बाद हमारा कोई भी ऐसा बिजनेस हाउस नहीं है जिसने भारत को उस तरह का समर्थन देने की बात सोची हो। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, सब लोग मिलकर नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और एक यहाँ पर चलते चलते ये भी कहना चाहूंगा कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, और अयाज भाई से पूछे, इनको भी हुई होगी तकलीफ, जबकि नीरज चोपड़ा ने कहा कि अवेयरनेस नहीं रहने के कारण डोपिंग के आरोप में हमारे कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं जा पाए और एक पनिशमेंट हुई जिसमें एक खिलाड़ी इसलिए बाहर रह गया क्योंकि 12 से घटाकर 11 कर दी गई एथलीटों की संख्या। तो इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स को जब तक हम हैंडल नहीं करेंगे, आप टैलेंट पहचान लेंगे, उनको तराश भी लेंगे, लेकिन जब उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतारेंगे और वहां जाकर वो देखकर उनको यही पता नहीं चलेगा कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कैसे रहना है, तो कैसे आप उम्मीद करेंगे कि वो आपके बिल्कुल बिल्कुल। तो अयाज सर, क्या बेसिक चीजें, एक तो टैलेंट पहचानने वाला टैलेंट, मतलब जो टैलेंट को पहचानेगा वो कौन व्यक्ति होगा, उसकी पहचान, राइट पीपुल टू चूज, एंड देन उनको फ्री हैंड और जितना मनी या पैसा रिक्वायर्ड है वो भी। देखिए, मेरे ख्याल से एसोसिएशन और फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि आप टैलेंट स्काउटिंग करें, आपके प्रोग्राम ऐसे हो जो आप दूर दूर तक, हब एंड स्पोक मॉडल होना चाहिए कि आपके स्पोक जो है इंटीरियर इंडिया तक जा रहे हैं, बहुत दूर तक फैल जाते हैं, और हब जो है आप सेट सिटी में रख दे या टियर 2 सिटी में रख दे जहां पर ये बच्चे जो है खेलने के लिए आए, बेटर फैसिलिटीज, बेटर स्पोर्ट्स मेडिसिन, बेटर डाइट, बेटर न्यूट्रिशन, ये सब जो चीज है एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। और वी आर नाउ, अभी आप रह रहे हैं कि जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इमीडिएट होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो तरक्की हो रही है स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स मेडिसिन में वो आप उससे महरूम हैं, वो आप इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि आपकी जितनी एडवांसमेंट हो रही है वो दूसरे लोग भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो बड़ा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, और उसमें अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन ढीले रहे, आपस में भिड़ रहे हैं, प्लेयर से भिड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की जो ऐलान है, जो उनका प्रोग्राम है, उससे उसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, तो देन आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। 2036 तक भी मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब क्विकली आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए। मलय सर, कौन सी वो पहली 1-2 चीजें हैं, अगर आपको लक्ष्य सच में प्राप्त करना है तो एटलीस्ट आप वहां से शुरुआत कर दें अभी के अभी। ट्रेन द ट्रेनर्स, पहले जो कोच करने वाले लोग हैं उनको ढूंढिए, तलाशिए और उनसे कोचिंग करने वाले लोगों को ट्रेनिंग दिलाइए, नंबर 1। नंबर 2, जो जूनियर लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो अब नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे खिलाड़ी हम नहीं पहचान पा रहे हैं, और उनको ये सुविधाएं दीजिए। उसके बाद अगर आप टैलेंट की पहचान करते हैं तो उनको हर तरह की वो सुविधा दीजिए, उनका न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, उनको कोचिंग अच्छी दीजिए, उनको मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस की से काम नहीं चलेगा, उसकी तैयारी कीजिए। इन सब चीजों को प्लान करने में बहुत टाइम नहीं लगना है, आप तुरंत कर सकते। राइट अयाज सर, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से देखिए, एक उम्मीद की किरण ये है विपिन, अगर आप देखें जिस तरह से नीरज चोपड़ा आए और ओलंपिक गोल्ड प्राप्त किया, बहुत ज्यादा
आप 20 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, आप 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो इट्स प्रेरणा है यंगस्टर्स के लिए कि ये हो सकता है, ये इंडियंस कर सकते हैं। किसने सोचा था कि ट्रैक एंड फील्ड में आपको एक गोल्ड मेडल मिलेगा। लोगों का कहना था कि ये इस सेंचुरी में भी नहीं, ये मुश्किल है मिलना, लेकिन वो हो चुका है। तो ये बताता है कि इंडिया में टैलेंट भरपूर है, इतनी डाइवर्स कंट्री है, अपने अलग अलग एरिया से अलग अलग स्पेशलिटीज आ सकती है, ट्रैक एंड फील्ड में, रेसलिंग में, आर्चरी में, वगैरह वगैरह। आप किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस तरह से टैलेंट स्काउट करते हैं। फेडरेशन जो है, आप मुझे सबसे पहले आप जो पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, एक तो बड़ा एक तरह से ये इम्पोज करना चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए कि आप फेडरेशन को जब पैसे दे रहे हैं तो आप उसका सही ऑडिट करें, और अगर रिजल्ट नहीं दे रहे तो आप वो पैसा देना ही बंद कर दें, किसी और फेडरेशन, हाई परफॉर्मिंग फेडरेशन को दे। तब जाके अकाउंटेबिलिटी आएगी और आगे कुछ मामला बढ़ सकता है। वो पिक्चर का जिक्र मैं करूं महेंद्र सिंह धोनी वाली, अब वो सही है, कितना काल्पनिक था कितनी एक्चुअल, जिसमें वो कहते हैं कि एक बॉडी बना रहे हैं जो जाके लोकल टैलेंट को देगी और फिर वो सीधे बीसीसीआई प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी और फिर वो एवज में निकल कर आते हैं, मतलब एज ए रिजल्ट महेंद्र सिंह धोनी। तो शायद अगर वो सही है तो वैसा ही कुछ मॉडल यहाँ पर, जहाँ पर जिम्मेदार लोग हों, डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो, उस तरह का एक टैलेंट हंट प्रोग्राम। और मुझे लगता है कि जल्द ही, अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है, ऐलान किया है, तो इसकी कोई रूपरेखा भी हम जल्दी देखेंगे, कोई इसमें एक्शन होता हुआ देखेंगे। और जहां से भी शुरुआत होगी, अयाज साहब, मलय साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉज है देश के लिए, वक्त वक्त पर हम आपको तकलीफ देंगे, आप थोड़ा वक्त निकालिएगा, वेल इन एडवांस आपको बताएंगे। और इस कार्यक्रम को छोड़ेंगे नहीं, बस एक शो करके लगातार इस पर बात करते रहेंगे। अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, बात करने की भी ज़रूरत है, और किसे पता कि शायद हम 2036 में वो कर लें जिसका आज सपना देख रहे हैं। फिलहाल आज के लिए समय समाप्त हो रहा है। आप दोनों का ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।